हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने वन शॉट कवर किया था जिसमें यूनिट 1 to 3 के बारे में मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब ये बेसिकली बाकी की यूनिट्स हैं जिनके क्वेश्चंस मेरे को लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है। सिंस हमारा पेपर मंडे को ही है तो कितना ही हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। काफ़ी तो ऐसे टॉपिक है यूट्यूब पे कि उन पे वीडियो हमें मिले ही नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जितना मेरे को समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ और आपके लिए भी ईजी हो जाए। मैंने इसमें काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर लिए और शायद ये वीडियो आधे घंटे के अंदर में ही हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस, अब हम स्टडी करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के बारे में। तो पहला जो हमारा पैरामीटर है वो है मीनिंग, कि इसका मतलब क्या है। तो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होता है, जो हमारा मैन्युफैक्चरर होता है जो कि हमारा एक्सपोर्टिंग में इन्वॉल्व होता है, वो गुड्स को डायरेक्टली फॉरेन बायर को या क्लाइंट को डायरेक्टली सेल कर देता है। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है कि भाई वहाँ पे एजेंट्स हैं, इंटरमीडिएट्स हैं। तो इसमें क्या, मैन्युफैक्चर को जो है वो डायरेक्टली नहीं सेल कर रहा, एजेंट्स हैं जो भी इंटरमीडिएट्स हैं वो लोग मिलके सेल कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कंट्रोल की। तो इसमें क्या, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली जो है सब कुछ कंट्रोल कर रहा है गुड्स की सेल्स को, तो उस पर ही ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। जबकि इनडायरेक्ट में क्या है, मैन्युफैक्चरर के साथ साथ और भी डिफरेंट लोग हैं, जैसे कि हमारे एजेंट्स हो गए, इंटरमीडिएट्स हो गए। तो इस वजह से मैन्युफैक्चरर को कंट्रोल कम मिल रहा है। अब हम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इसमें क्या है, डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट हमारा हाई होगा और इनडायरेक्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है लो होगा। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, मैन्युफैक्चरर ही सब कर रहा है तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। जबकि हमारे इनडायरेक्ट में जो है मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट मार्जिन कम मिलेगा, क्योंकि बहुत डिफरेंट लोग और शामिल है, एजेंट्स और इंटरमीडिएट्स। अब हम बात करेंगे रिस्क की। तो इसमें मैन्युफैक्चरर ही सब कर रहा है तो उस पर ज़्यादा रिस्क रहेगा और इनडायरेक्ट में कम रिस्क रहेगा। मार्केट नॉलेज की बात करें, क्योंकि मैन्युफैक्चरर सब कुछ खुद ही हैंडल कर रहा है तो भाई उसको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। फॉरेन लोग क्या परचेज़ करते हैं, उनका कैसा क्या परचेजिंग बिहेवियर है, बाइंग बिहेवियर है, इसके बारे में उसको पता होना चाहिए। और जो हमारा इनडायरेक्ट है उसमें अगर कम नॉलेज है तो भी जो है काम हमारा बन जाएगा। डायरेक्ट में क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरर ही सारा गुड्स सप्लाई कर रहा है फॉरेन क्लाइंट को या कस्टमर को, इस वजह से उसका एक रिलेशनशिप डायरेक्ट बिल्ड होता है। जबकि इनडायरेक्ट में हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता। अब हम अपना लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो हमारा डायरेक्ट है वो लार्ज और एक्सपीरियंस एक्सपोर्टर के लिए ठीक रहता है, वेरएस जो हमारा इनडायरेक्ट है स्मॉल के लिए सही रहता है। यूनिट 6 का एक टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। अब हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये वीडियो कंपैरेटिवली थोड़ी लंबी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ। तो ग्लोबलाइजेशन मैं आपको समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ अ एग्ज़ाम्पल। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लो, टूथपेस्ट एक आता है हमारा कोलगेट। उन्होंने खुद को ऐसे मार्केट किया है कि दांत चमका देंगे, स्पार्कलिंग टीथ, ऐसे उन्होंने खुद को प्रमोशन अपनी करी है कि लोग उसे ही परचेज़ करना चाहते हैं, उसी के चर्चे हैं। तो ऐसा क्यों है भाई, है तो वैसे वो ब्रांड यूएसए का, लेकिन इंडिया वाले भी ख़रीदना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी सर्विसेज दी है, उन्होंने अपने आप को अच्छा प्रूफ किया है, जिसके बाद लोग उसे खरीदना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है लोग उसके लिए पेमेंट भी करेंगे ही। ग्लोबलाइजेशन के एग्जांपल में ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो छोटी होती है, बाकी एग्जांपल्स का ही मेन जो हमारा वो रहता है, इम्पोर्टेंस रहता है। तो ग्लोबलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो ये लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, कल्चर एंड पीपल। ये इंक्लूड करता है बैरियर ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड नेशनल बाउंड्रीज एंड क्रिएट्स अ ग्लोबल विलेज। तो हमें इसमें सिंपल लिखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि क्या है, कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज होता है इन टर्म्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, और ये सब लिख देना। तो इसके कुछ हम फीचर्स लिख लेंगे। फीचर्स में यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल। इसमें हम इजी हम कर लेंगे। चलो इम्पोर्टेंस पे चलते हैं। इम्पोर्टेंस में कह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, ये ईजी है, हम ये इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ करवा रहा है, इससे क्या हमारा मार्केट बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है,
जॉब भी जनरेट हो रही है, जॉब बढ़ रही है तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना, संसाधनों को ऐसे यूज़ करना जिससे कि हमारा मिनिमम वेस्टेज हो और मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन हो पाए, यही है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, अब एक फॉरेन कंपनी आ रही है डोमेस्टिक कंट्री में या होस्ट कंट्री में, तो जाहिर सी बात है वो अपने साथ साथ टेक्नोलॉजी भी लेते हुए आएगी। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके बारे में मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि जैसे ही लोगों में रोज़गार जनरेट होगा, लोगों को पैसे आने शुरू होंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वो खर्चा उस हिसाब से करेंगे। कंपटीशन एंड एफिशिएंसी, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी होगा क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर भी होंगे। ग्लोबल कॉरपोरेशन, ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है अंडरस्टैंडिंग पीस एंड कॉपरेशन अमंग नेशंस। तो ग्लोबल कॉरपोरेशन है क्योंकि भाई पीस प्रमोट कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग प्रमोट कर रहा है, ये सब लिख देना इंपॉर्टेंस में। अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, एडवांटेज में जो इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं वो भी आप बना के लिख सकते हैं। चैलेंजेस हम कर लेते क्योंकि चैलेंजेस हमने नहीं करा है, उसको हम रिवाइज़ कर लेते कुछ कुछ पॉइंट्स इजी देख के। तो इसमें लॉस ऑफ जॉब होते हैं ड्यू टू ऑटोमेशन। जैसे आप देख लो, आपने देखा है कि लोग कहते हैं कि यार एआई ने लोगों की जॉब खा ली, स्पेशली जो लोग आईटी साइड में वो ये कंप्लेन करते हैं कि यार एआई ने हमारी जॉब खा ली। तो ये एग्जांपल आप याद रखो, इजी हम इसमें देखने वाले, बहुत इसमें पॉइंट्स हैं, सारे तो खैर याद नहीं होंगे। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन मार्केट, अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं लैपटॉप बिजनेस का। इंडिया का खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप नहीं है, डेल, एचपी, ये सारे यूएसए की ब्रांड्स हैं, तो इंडिया के ब्रांड्स तो हैं ही नहीं ना, तो कहीं ना कहीं हम फॉरेन्स पे डिपेंडेंट हैं। एआई भी ले लो, एआई भी जैसे डीप सीक चाइना का है, चैट जीपीटी यूएसए का है, इंडिया का क्या है, इंडिया का कुछ लॉन्च हुआ भी है या नहीं हुआ है इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे, हो सकता है लॉन्च हो, लेकिन कोई इतना प्रोमिनेंट नहीं है जिसके बारे में उसी के चर्चे हों। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी होती है रिच और पुअर के बीच में। अब एक और इसमें पॉइंट है जो कि है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। जैसे आप देखते हो, आपने सुना भी होगा कि एमएनसीज़ में क्या होता है कि वो लेबर्स को वेजेस कम दे रही है और उनसे काम निकलवा लेती है, मैक्सिमम आउटपुट ले लो, लोगों को कम पैसे दे के, ये एमएनसीज़ करती है। वो इनफैक्ट जो एनवायरनमेंट होता है उसको भी एक्सप्लॉयट कर देते हैं वो। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, भोपाल में एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। उसने क्या किया, अपनी सेफ्टी को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया, सेफ्टी पे कोई ध्यान नहीं दिया। इस वजह से क्या हुआ, भोपाल में पॉइजनस गैस है मिथाइन आइनोसाइड, जो भी ऐसे करके एक गैस है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आज तक भोपाल के लोग सफ़र कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बुराइयां हैं इसमें। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मेरे को इजी लग रहा है, मैं वो जो है कवर करवा दे रही हूँ। बाकी इतने काफ़ी है, हम बना के लिखेंगे तो वो मैनेज हो जाएगा। एडवांटेज भी कुछ कवर करवा देती हूँ। एम्प्लॉयमेंट ये हमने कर लिया, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। प्रमोट्स कंपटीशन, जाहिर सी बात है भाई, अब एमएनसी जब आएगी कंट्री में तो जाहिर सी बात है कि भाई कंपटीशन भी होगा, डोमेस्टिक मार्केट में भी कंपटीशन होगा, डोमेस्टिक मार्केट को भी अपना रेट जो है कम करना पड़ेगा। अगर सपोज़ एमएनसी का रेट अगर कम है, अगर वो उस पर ध्यान दे रहे कि भाई मास प्रोडक्शन कर लेते हैं हम, तो थोड़ा सा दिक्कत तो देखो भाई डोमेस्टिक मार्केट को होती है। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन, कि भाई ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, एक तो है वर्ल्ड पे और एक है इंडिया पे। पहले हम वर्ल्ड का देखते हैं क्योंकि इसमें एक पॉइंट मेरे को कॉमन नज़र में आया जो कि है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हम लिख देंगे, दोनों में ही हम ये पॉइंट चिपका सकते हैं। बाकी वर्ल्ड में यही है, पावर्टी रिडक्शन, जितनी गरीबी है उसको कम कर रही है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तो फॉरेन कंट्री आ रही है बिज़नेस करने के लिए, कंपनी आ रही है बिज़नेस करने के लिए, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी भी साथ लेकर चलेगी। कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, वैल्यूज़ वगैरह, मोरल्स वगैरह। एनवायरमेंटल प्रेशर, कि अब देखो यार इंडस्ट्री बिल्ड हो रही है, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री बिल्ड हो रही है तो वहाँ पे जो है पोल्यूशन भी होता है। काफ़ी ऐसी भी कंपनीज़ होती है जो वाटर ट्रीट नहीं करती, जैसे आपने सुना होगा न्यूज़ में कि यमुना नदी इतनी प्रदूषित हो रही है। रीज़न ये है कि वो अनट्रीटेड सीवेज उसमें जो है प्लांट कर देते हैं। ऐसे करके कुछ पॉइंट्स आप अपना बना के लिख लीजिएगा। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, तो इसमें क्या है, एक पॉइंट है कि एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो गया। इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हमारी ग्लोबल मार्केट को रीच कर रही है, इस वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स है बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, यही है कि भाई टेक्नोलॉजी
ग्लोबलाइजेशन हो रही है तो टेक्नोलॉजी भी हमें ट्रांसफ़र हो रही है, हमें टेक्नोलॉजी मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट कवर कर चुके हैं। चलो अब हम चैलेंजेस देखते हैं। चैलेंजेस में यही है कि भाई जॉबलेस हो रहा है एआई की वजह से, जो भी है ऐसे एग्जांपल्स देके आप लिख लेना। बेटर कस्टमर चॉइस, अब जब ऑप्शन ज़्यादा है, कंपनी ज़्यादा है, तो आपके पास एक चॉइस रहती है कि भाई यहाँ से नहीं खरीदेंगे, दूसरी कंपनी से खरीदेंगे। जैसे क्लोज़अप और कोलगेट का हो गया कि भाई हम क्लोज़अप लेंगे, क्लोज़अप बेटर है। डी ग्लोबलाइजेशन, ये इसका लास्ट टॉपिक है। वैसे मैंने बहुत जल्दी जल्दी कवर करवाया क्योंकि एग्ज़ाम मंडे को ही है। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है दूसरी कंट्री की, हम उसको जो है कम करना चाहते हैं, उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। जैसे इसके फीचर्स की बात करूँ तो एक इसमें आता है ट्रेड वॉर, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प जी कर रहे हैं, वही ट्रेड वॉर। उसके बारे में आप लिख सकते हो कि जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने 125% टैरिफ चाइना पे लगा दिया। कुछ एग्जांपल्स ऐसे करके बना के लिख दो। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक था तो उसकी वजह से जो सप्लाई चेन्स है पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, ये भी लिख देना। फियर ऑफ जॉब लॉस ड्यू टू फॉरेन कॉम्पिटिशन। तो इफ़ेक्ट्स क्या है डीग्लोबलाइजेशन के, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें पहला है रिडक्शन इन ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हायर कॉस्ट एंड रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, मोर फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस एंड लोकल प्रोडक्शन। तो जाहिर सी बात है, आपने टैरिफ लगाया तो आप चाहोगे कि आपका डोमेस्टिक मार्केट जो है ग्रो करे। तो इसमें क्या है, आपने टैरिफ भी लगाई है तो जाहिर सी बात है कॉस्ट हाई होगा क्योंकि आप खुद पे डिपेंडेंट हो। ये वाला पॉइंट भी आप देख। मैनेजमेंट अब्रॉड, अब ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, उसका नाम है टोयोटा। तो जो टोयोटा कंपनी है वो अपने इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे भी ध्यान देगी क्योंकि उसने इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रखा है, वो उसे एकदम इग्नोर नहीं करेगी। अगर उन्होंने इग्नोर कर दिया तो इंडिया के बिज़नेस में लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। अब इसके हम फॉर्म्स देखते हैं। तो इसमें 5 फॉर्म्स जो है मैंशनड है। डायरेक्ट मैनेजमेंट हो गया, लाइसेंसिंग हो गई, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडी। तो पहले हम डायरेक्ट मैनेजमेंट को देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल्स पे ध्यान देते हैं। तो पहला एग्जांपल इसमें है नेस्ले और कोका कोला। ये दोनों कंपनीज जो है बड़ी कंपनी है, इनके पास काफ़ी फ़ंड है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें क्या होता है, जो हमारी कंपनी होती है वो खुद से उसे एस्टैब्लिश कर लेती है, मैनेज करती है ऑपरेशन इन दी फॉरेन कंट्री। लिखा भी है यहाँ पे, द कंपनी इटसेल्फ एस्टैब्लिशेस एंड मैनेजेस इट्स ऑपरेशन इन दी फॉरेन कंपनी। मतलब सिंपल बोले तो जो कंपनी है वो खुद से ही एस्टैब्लिश करती है और मैनेज करती है जितने भी ऑपरेशंस हैं दूसरी कंट्री में या फॉरेन कंट्री में। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग में क्या है, एक कंपनी जो होती है वो लाइसेंस देती है दूसरी फॉरेन फर्म को, जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी दे दी, कोई पेटेंट दे दी, और वो फ्री में तो नहीं देगी, कोई चैरिटी वर्क तो नहीं चल रहा। ये सब होगा या तो रॉयल्टी दे दी या तो कुछ फ़ीस दे दी, कुछ पेमेंट दे दी, उसके अकॉर्डिंग होगा। इसमें एग्जांपल में एक नाइकी है और एक मर्सिडीज़ बेंज है। अब हम बात करेंगे फ्रेंचाइजिंग की। तो फ्रेंचाइजी से ही पता चलता है, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स हो गए, KFC हो गए, जितने भी आप स्टोर्स देखते हैं, आउटलेट्स देखते हैं बाहर, तो वो सारे जो है फ्रेंचाइजी ही होते हैं। इसके बारे में आप लोग बना बना के लिख दीजिएगा। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा है। द कंपनी परमिट्स अ फॉरेन पार्टनर टू रन बिजनेस अंडर इट्स नेम। तो जैसे मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड ने क्या किया, उन्होंने किसी दूसरे पार्टनर को जो भी अपने सीक्रेट रेसिपी वगैरह है उनको जो है बता दिया और वो उनके अंडर में बिज़नेस करेगा। अब हम बात करेंगे जॉइंट वेंचर के बारे में। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जो कंपनी के पार्टनर्स होते हैं वो बेसिकली टाई अप कर लेते हैं एक लोकल फर्म के साथ, जिससे कि वो बिज़नेस को एक साथ रन कर सके, ऑपरेट कर सके। इसके एग्जांपल्स हो गए सोनी इंडिया और मारुति सुजुकी। अब हम बात करेंगे होली ओन्ड सब्सिडी। नाम से पता चल रहा है होल, यानी कि जो हमारा कंपनी है वो 100% अपना ओन करेगा, अपना स्टेक ओन करेगा अपनी फॉरेन कंट्री में, जो भी उसकी सब्सिडी ब्रांच है या दूसरी ब्रांच है। यहाँ पे फीचर्स में लिखे भी है कि 100% कंट्रोल है। अब हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे गेट और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो जो गेट है इसका फुल फॉर्म है जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम WTO भी कहते हैं।
तो एक पॉइंट तो इसका फुल फॉर्म का बना देना, उससे भी आंसर जो है बड़ा तो दिखता ही है। अब हम ये याद रखेंगे कि भाई कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था। तो GATT का जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट की जो ईयर है वो 1947 है। इसी ईयर में इंडिया को आज़ादी मिली थी। इससे आप आराम से याद कर लेना। WTO की बात करें तो ये 1995 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। नेचर की बात करें तो जो हमारा GATT है ये एक प्रोविजनल अग्रीमेंट है। और WTO की बात जो ये जो है ये क्या है, एक परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मेंबरशिप की बात करें तो GATT जो है इसके GATT ये स्टार्ट हुआ था 23 कंट्रीज़ के साथ और अब इसके 125 मेंबर्स हैं। ये मेंबर्स वाला पॉइंट मैं ये बोलूँगी कि ये एग्ज़ाम में मत लिखना, क्योंकि नंबर ऐसी चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं हम गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 मेंबर्स हैं। ये हमारा करंट डेटा है। लीगल स्टेटस की बात करें तो जो हमारा GATT है वो क्या है, कोई लीगल एंटिटी नहीं है, ये बस एक एग्रीमेंट है। बेसिकली मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था। मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में ये एग्रीमेंट जो है हुआ था। अब ये जो हमारा WTO है ये क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसका अपना स्ट्रक्चर है, अपना रूल रेगुलेशन है, फ्रेमवर्क है। गेट का जो हमारा वो है स्कोप है ये क्या है, लिमिटेड है। और इसका क्या है कि ये सारे ट्रेड्स ऑफ गुड ये सब में जो है इन्वॉल्व है। WTO का एक और फंक्शन है, अगर आप लोग ये सब भूल जाते हो तो ये लिख सकते हैं कि ये इंश्योर करता है फेयर एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको वो इंश्योर करता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका जो गेट है उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमें टैरिफ कम करना है, बैरियर हटाना है इन द ट्रेड ऑफ द गुड्स। और वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट का भी बता दिए, फ्री ट्रेड, फेयर ट्रेड, ये सब लिख के आ जाना। एग्रीमेंट की बात करें गेट का जो है उसमें एक एग्रीमेंट था। WTO में बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं आज तक के। डिस्प्यूट सेटलमेंट में क्या है, गेट में क्या है, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, सिर्फ कंसल्टेशन करते हैं। WTO में क्या है, प्रॉपर हमारे पास एक डिस्प्यूट सेटलमेंट, हमारे पास एक मैकेनिज़्म है। डिसीजन मेकिंग की बात अगर हम करें, गेट में क्या है, डिसीजन मेकिंग टेकन बाय कंसेंसस, मतलब अग्रीमेंट करके, बातचीत करके। यहाँ पे भी क्या अग्रीमेंट हो रही है बट या कंसेंसस हो रहा है, बट वोटिंग इज़ यूज्ड इन सम केसेस। वोट करवा लो कि भाई कौन क्या चाहता है। गेट की बात करें तो इसका जो फंक्शन है ये एक्ट कर रहा है एज अ फोरम फॉर नेगोशिएशन अमंग कंट्रीज़। इसको एक फ़ोरम ले लो जिससे कि आप नेगोशिएशन करवा लो डिफरेंट कंट्रीज़ में। ये एक्ट कर रहा है एज अ प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट। ड्यूरेशन की बात करें तो ये अबाउट ऑपरेटेड है फॉर 47 ईयर्स और ये कंटिन्यू कर रहा है सिंस 1995। तो इसके जो भी पॉइंट्स आपको इजी लग रहे हैं उसको आप लोग याद कर लीजिए। बाकी इतने नंबर है, सिलेबस भी इतना है, क्या इस पे हम बोल सकते हैं। हम जितना इजी है, जितना पॉसिबल आपको लग रहा है आप उसे कवर अप कर लीजिए। बाकी अगर आप मेरे से पूछे तो मैं बोलूँगी कि जितनी पॉसिबल है आप थ्योरी इंक्लूड कीजिए, डेट्स वगैरह ये सब आप ज़्यादा मत लिखिए। बाकी 1947 और 1995 ये याद रख लीजिए क्योंकि ये इजी पार्ट है, ये हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। सिंपल गेट का अगर मैं बताऊँ तो ये एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है और ये जो है हमारा WTO, इसके बारे में ये लिख देना कि एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका अपना स्ट्रक्चर है, अपना फ्रेमवर्क है। माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट में डिफरेंस। माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या होता है, ये वो फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या होता है, ये वो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल में नहीं रख सकते। अब हम स्कोप की बात करें तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो इसका जो स्कोप है वो नैरो होता है और हमारा जो मैक्रो होता है उसका स्कोप वाइडर होता है। कंट्रोल की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा माइक्रो होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मैक्रो होता है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम इसका नेचर देखते हैं। माइक्रो का जो नेचर है वो कंपनी स्पेसिफिक है, लेकिन जो हमारा मैक्रो है वो जनरल है और इंडस्ट्री वाइड है। माइक्रो एनवायरनमेंट में चेंजेस कैसे होते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट के जो चेंजेस होते हैं वो फास्ट होते हैं और वो फ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम पे अकर करते हैं। लेकिन जो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट है वहाँ के जो चेंजेस है वो स्लो है लेकिन कंटिन्यूस है इन नेचर। इम्पैक्ट की बात करें तो माइक्रो एनवायरनमेंट डायरेक्ट इम्पैक्ट देता है बिजनेस की परफॉर्मेंस पे, लेकिन जो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट है वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देता है बिजनेस की परफॉर्मेंस पे।
हमारा फोकस जो हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट का होता है वो डे टू डे ऑपरेशंस पे होता है और इमीडिएट परफॉर्मेंस पे होता है, लेकिन जो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट है उसका फोकस होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सर्वाइवल, लंबे समय के ग्रोथ और सर्वाइवल पे ये इसका फोकस हमारा होता है। अब एग्जाम्पल का देख लेते हैं। तो माइक्रो एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स हो गए सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, एम्प्लॉयज़, इंटरमीडिएटरीज, शेयर होल्डर। जो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट हो गया इसका एग्जांपल देख लो, पॉलिटिकल हो गए, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ जब भी हम ये नाम सुनते हैं सबसे पहले हमें क्या याद आता है? यार मुझे तो पाकिस्तान की याद आती है। कितने मीम्स वायरल हुए थे कि पाकिस्तान के जो एक्स पीएम थे इमरान खान, खैर अब भी है वो, अब तो वो जेल में है, वो कितनी रील्स बनाया करते थे, कितनी वीडियोस बनाया करते थे कि भाई हमारे पास, हमारी कंट्री के पास पैसे नहीं हैं, हमें एक लोन दे दीजिए, हमें एक इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, एक किश्त दे दीजिए हमें। तो ये एग्ज़ाम्पल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमें ये समझने के लिए कि भाई आईएमएफ करता क्या है। आईएमएफ क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करता है 190 कंट्रीज़ में, और इसका काम क्या है कि भाई ग्लोबल मॉनेटरी फंड जो है वो हमें दे दें। सो बेसिकली जो कंट्रीज़ है जिनमें काफ़ी पॉवर्टी है इन्हें वो ऐसे फंड्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि पाकिस्तान का एग्जांपल ले लूँ। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये क्या करता है, ईजी सबसे जो मुझे दिख रहा ऑब्जेक्टिव वो है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। जैसे पाकिस्तान कहता है कि भाई हमारे पास स्कूल नहीं है, बहुत भुखमरी है, तो जैसे उसे ये इंस्टॉलमेंट मिलती है वो अपने लोगों की जो भी ज़रूरत है उसे पूरा कर देता है। रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रमोट ग्रोथ। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं मैं इसलिए दे रही हूँ यार कि आपको इजीली याद हो जाए। वैसे इन एग्जांपल से इजीली याद तो हो ही जाता है, ठीक है। तो यार रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रमोट ग्रोथ, तो जाहिर सी बात है जैसे ही आपको पैसे मिल रहे हैं तो उस पैसों को आप यूज़ करोगे, इस तरह यूज़ करोगे जिससे आपकी कंट्री का डेवलपमेंट हो, पॉवर्टी कम हो, लोग जो है चीज़ें खरीद पाएँ। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्रोथ। अगर आप फैसिलिटेट वर्ड याद नहीं कर पा रहे तो आप हेल्प भी लिख सकते हो, हेल्प इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्रोथ। प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, तो इससे क्या है जो हमारी कॉरपोरेशन है वो क्या अमंग मेंबर कंट्रीज मॉनेटरी इशू कैन इंक्रीज ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इसमें भी कुछ ना कुछ बना बना के आप लोग लिख दीजिएगा। फंक्शन ऑफ आईएमएफ, भाई आईएमएफ का फंक्शन क्या है? लैंडिंग, ये तो सबसे इजी फंक्शन हो गया जो हम आराम से याद कर सकते हैं। और इसमें कौन सा फंक्शन है जो इजी है? डेटा कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन। अब एग्जांपल हम पाकिस्तान का ही लेंगे, जैसे आईएमएफ ने एक क्वार्टर में इन्हें सपोज़ कोई लोन दे दिया, अभी बोलेंगे कि हमें रिपोर्ट दिखाओ कि भाई आपका कैसा परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको लोन देंगे। जस्ट एग्जांपल, मुझे नहीं पता कि भाई ऐसा ही होता है या नहीं होता, बट जस्ट एग्जांपल कि इन्होंने डेटा कलेक्शन देख लिया कि भाई ठीक है अच्छा परफॉर्मेंस है तो ठीक है हम आपको लोन दे देंगे। जैसे आपने देखा था कि बीच में जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पे, जब इन्होंने पहलगाम पे हमला किया था, उस टाइम पे इंडिया ने बोला था आईएमएफ को कि प्लीज़ आप लोन मत दीजिए पाकिस्तान को, ऐसा न्यूज़ में हमने देखा था। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना। प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, एक्ट करता है एज अ फोरम फॉर मेंबर कंट्रीज़ टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज़ एंड कोऑपरेट ऑन सोल्यूशन। तो बेसिकली इंडिया ने उस टाइम पे बोला था कि भाई आप पाकिस्तान को जो है जो भी लोन है मत दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान इसे यूज़ करेगा टू परचेज एयरक्राफ्ट अगेंस्ट इंडिया। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बना के लिखो। मैं कोई मतलब हेट नहीं फैला रही पाकिस्तान के अगेंस्ट, जस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ईजी होता है हमें भी याद करने के लिए, हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम किसी को ऐसे थोड़ी ना हेट करते हैं। टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो ये हेल्प करता है मेंबर कंट्रीज़ को इम्प्रूव करने में उनकी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज़ एंड टेक्निकल स्किल्स। ये सब आप लोग लिख लेना। रोल ऑफ आईएमएफ में भी वही जो मैंने बोला है उसी को बना के आप लोग लिख लेना। वही है कि भाई एज अ गार्डियन एक्ट कर रहा है। आईएमएफ काम करता है टू प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइसिस और इंश्योर स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। वही सारे पॉइंट्स है घुमा फिरा के इन्होंने लिखा है, वही चीज़ जो हम एग्ज़ाम में लिखते हैं वही इन्होंने किया है कि एक ही पॉइंट डिफरेंट फॉर्म्स में बार बार। तो यही चीज़ हम एग्ज़ाम में भी करने वाले, एक ही पॉइंट डिफरेंट फॉर्म्स में लिख दीजिए।
डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस, इसका हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज डी मार्ट ले लो। डोमेस्टिक बिजनेस जैसे कोई भी लोकल किराना स्टोर हो गया, तो वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस ही कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है कि वो अपनी जो है सर्विस या जो भी अपने गुड्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, वो अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज़ दे रहे हैं। लेकिन जो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस है, उसमें क्या है कि जितना भी बिजनेस ऑपरेशन है, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक कंट्री की बाउंड्री में ही वो सीमित है। स्कोप की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस का जो स्कोप है वो वाइडर है, क्योंकि भाई वो डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्कोप भी ज़्यादा ही हुआ। लेकिन जो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस है, उसमें क्या है कि एक कंट्री में ऑपरेट कर रहा है, तो लिमिटेड उसका स्कोप है, लोकल मार्केट में ही वो फैला हुआ है। इंटरनेशनल बिजनेस के मार्केट के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा कि वो मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं और उनका काफ़ी डाइवर्स मार्केट है। डोमेस्टिक में क्या है कि एक ही कंट्री में जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, और अगर इसकी मार्केट की बात करें तो जितना भी डोमेस्टिक मार्केट है वो हैंडल करते हैं। बाकी कंपटीशन तो बिज़नेस में रहता ही है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस की इसमें अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस के केस में जो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं उनके रूल रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं, टैक्सेशन स्कीम इनकी अलग रहती है। लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस जो होता है हमारा, उसमें जो रूल रेगुलेशन होता है उसका सेम सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, पॉलिसीज़ जो होता है। अब इंटरनेशनल बिजनेस जब वो कर रही है तो वो करेंसी जो उनकी रहती है वो अपनी करेंसी में करेंगे। जैसे अगर किसी कंपनी का डॉलर है तो वो डॉलर में करेगा, कोई कंपनी यूरो में कर रही है तो वो यूरो में करेंगे। लेकिन अगर हमारा डोमेस्टिक बिजनेस है तो वो रुपया में ही करेगा। अब बात करते हैं कल्चर एंड लैंग्वेज की। तो इंटरनेशनल बिजनेस जब हमारा हो रहा है तो डिफरेंट, तो सिंपल सी चीज़ है कि डिफरेंट उनके बिलीव्स होंगे, डिफरेंट लैंग्वेज उनकी होगी, थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगा। लेकिन डोमेस्टिक में जो है ऐसा नहीं होता, सेम लैंग्वेज है, कल्चर भी सेम है। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं हम। इंटरनेशनल बिजनेस में जो है काफ़ी सारा डिस्टेंस इन्वॉल्व रहता है, कॉस्ट भी ज़्यादा है, उनके जो लॉजिस्टिक्स है वो भी कॉम्प्लेक्स रहते हैं। जो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस होता है उसमें क्या है, डिस्टेंस कम रहता है, कॉस्ट भी हमारा कम रहता है, और लॉजिस्टिक्स भी जो है ईजी होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा ईजी रहता है। अब हम बात करते हैं रिस्क की। तो इंटरनेशनल बिजनेस जो पर्सन कर रहा है, जो कंपनी बिजनेस कर रही है, उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। लेकिन जो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस है उसमें रिस्क कम रहता है। कॉस्ट की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस में जो है कॉस्ट हमारा हायर होता है, क्योंकि भाई टैरिफ उसमें देना होता है, ड्यूटीज़ है, जो भी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके लिए भी कुछ पेमेंट देना होता है। लेकिन हमारा डोमेस्टिक बिजनेस जो है उसमें कॉस्ट काफ़ी कम होती है। प्रॉफिट की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस वो डिफरेंट कंट्रीज़ में बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है उनका प्रॉफिट नेचुरली हाई ही होगा। लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस का आप अगर एग्जांपल लेते हैं तो जैसे कि कोई किराना स्टोर ले लो, तो जाहिर सी बात है कि एक एरिया में वो ऑपरेट कर रहा है तो उसका जो है प्रॉफिट लोअर होगा, मतलब ऐसे लो नहीं होगा, सिंपल अगर हम उसको कंपेयर करें इंटरनेशनल बिजनेस के साथ। अब हम बात करते हैं कंपटीशन की। तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में बेस्ड है, तो उस डिफरेंट कंट्री में उसके कॉम्पिटिटर्स भी आ जाएंगे, कुछ एमएनसीज भी आ जाएंगी, इंटरनेशनल डिफरेंट बिजनेस भी होंगे इंटरनेशनल, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी इसका ज़्यादा होगा, तो ग्लोबल कंपटीशन। लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो लोकल कंपटीशन, जितने आसपास के जितने किराना स्टोर्स हैं वो हो गए कंपटीशन। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचर, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, कंपनीज़। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं डोमेस्टिक बिजनेस का। तो इसका एग्जांपल हो गया लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल ट्रेडिंग, रिटेल स्टोर्स, सर्विसेज विद इन अ कंट्री। तो आई होप सो आपको ये डिफरेंस आ गया होगा। बाकी आप लोग इस डिफरेंस को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, जिससे कि आप आराम से डिफरेंस के पॉइंट्स बना सकें।